तो गाइज वेलकम बैक टू वसीम जाफर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और एक थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया, अब उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि लंबा ब्रेक क्यों, लेकिन वर्ल्ड कप जिताकर वसीम भाई वी आर बैक। और हम लोग दो दो टीम का यहाँ पर पोस्टमार्टम टाइप करने वाले हैं, उनकी स्क्वाड का करने वाले हैं, प्रीव्यू करने वाले हैं। गुड टू सी यू वसीम भाई आफ्टर छोटा सा ब्रेक। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सौरभ, बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप के बाद वापस अब शुरू होने वाला है फ्रेंचाइज क्रिकेट का आईपीएल, जिसका सबको सभी से इंतज़ार है। तो कांट वेट टू स्टार्ट वर्किंग, कांट वेट टू अनअर्थ दी आईपीएल फ्रेंचाइजेस जो उन्होंने मेहनत की है ऑप्शन के अंदर, और गोइंग इनटू द टूर्नामेंट कैसे लग रहा है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि भैया क्या निकल के आता है इस शोज़ में और ऑब्वियसली उस टूर्नामेंट में। तो हमारी प्रेडिक्शंस कितनी राइट होती है, हमारी प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 कितनी राइट होती है, तो देखते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद आपकी आईपीएल टीम, जिस टीम को आपने आईपीएल में रिप्रेजेंट किया है, दैट इज आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। मैं डाई हार्ड फैन हूँ, लेकिन फैन होना अलग बात है और खेलना अलग बात है। आपने आरसीबी के लिए खेला है, तो वसीम भाई डिफेंडिंग चैंपियन कैन, सबसे पहले स्टार्ट स्क्वाड में अभी स्क्वाड डिस्कस करेंगे, लेकिन डू यू थिंक कि दिस साइड कैन रिपीट व्हाट मुंबई और चेन्नई डिड, लाइक डिफेंडिंग चैंपियन बन सकते हैं? बैक टू बैक सिर्फ दो साइड जीती हैं टाइटल्स, कैन दे डू इट? लगता है डेप्थ? अभी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ही पूछ लेता हूँ आपसे मैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इक्वली स्ट्रॉन्ग है जितनी लास्ट सीजन स्ट्रॉन्ग थी। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, बहुत ऑलमोस्ट उन्होंने स्क्वाड रिटेन किया है। पूर को बनाए रखा है ना भाई? हाँ, तो खाली एक मेरे लिए मतलब आरसीबी के लिए एक वरी होगी कि जॉश हेजलवुड कितने अवेलेबल होंगे उनके लिए, क्योंकि बहुत इंजरी प्रोन है, एशेज नहीं खेला, बहुत कम क्रिकेट खेले हैं, T20 वर्ल्ड कप में नहीं थे। तो क्या आईपीएल में फुल्ली अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो उनकी बॉलिंग अटैक का बहुत बड़ा हिस्सा है, चाहे वो स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स हो या फिर डेथ के अंदर हो। तो उनका अवेलेबल होना आई फील बहुत वाइटल है आरसीबी के सक्सेस के लिए। अदरवाइज स्क्वाड लिटरली वही है, सिर्फ मेरे ख्याल से लियाम लिविंगस्टन को उन्होंने रिलीज किया था। Yes. और उसके अलावा नजर नहीं आ रहे। अय्यर is there. वेंकटेश अय्यर को उन्होंने लिया है बिकॉज लास्ट सीजन भी आई रिमेंबर जब बड़े ऑप्शन में दे वेंट वेरी हार्ड फॉर वेंकटेश अय्यर, क्योंकि उनको एक लेफ्ट हैंडर चाहिए था। अगर आप आरसीबी की बैटिंग देखें तो राइट हैंडेड हैवी है। दे वांटेड समबडी, कोई लेफ्ट हैंडर हो उनके टॉप 4 में या टॉप 3 में, इसलिए उन्होंने पडिक्कल को भी लिया था और उसको इस्तेमाल भी किया। अदरवाइज वो कृणाल को थोड़ा सा यूज़ कर रहे थे। अदरवाइज टीम बहुत इजीली लाइन अप कर सकती है। नॉट सेइंग के दे मैनेज टू होल्ड आरसीबी, बट एक लेफ्ट हैंडर होना, एक से दो लेफ्ट हैंडर होना ऑलवेज एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का। तो वेंकटेश अय्यर इज अ गुड एडिशन। रजत पाटीदार का फॉर्म मुझे ऐसा लगता है कि इज गोइंग टू बी वेरी वाइटल। अभी कमिंग इनटू द आईपीएल ही इज नॉट अमंग द रन्स, तो वो एक वही होगा। फिल सॉल्टेक्स वो अगेन वो एक प्लेयर है जो T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने रन नहीं बनाए हैं। तो मेरे हिसाब से जेकब, मैं टीम चुनूँ, अगर मैं 11 चुनूँ तो आई विल प्रोबेबली पिक जेकब बेथल ओवर फिल सॉल्ट, क्योंकि जेकब बेथल ने जिस तरह से वर्ल्ड कप में खेला है और वो पारी खेली है सेमीफाइनल में, आई थिंक इट विल बी फूलिश टू लीव हिम आउट। अब मैं एक बार बिल्कुल, अब मैं स्क्वाड चाहता हूँ, स्क्रीन पे पूरी स्क्वाड आ रही है। अब मैं चाहता हूँ वसीम भाई एक करके मैं स्क्वाड पे बनाते हैं। पहले आते हैं रजत पाटीदार, ऑब्वियसली कैप्टन है, टिम डेविड है, विराट कोहली हैं, देवदत्त पडिक्कल हैं, विहान मल्होत्रा, बैट्समैन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, जेकब बेथल। अब ऑलराउंडर्स पे आते हैं, जेकब बेथल जो कैटेगरी में रखा है, जेकब बेथल है, कुणाल पांड्या है, वेंकटेश अय्यर हैं, रोमारियो शेपर्ड, अब उसको भी भूल सकते हैं, क्या प्लेयर है, स्वप्निल सिंह है, मंगेश यादव है जो अभी ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन में सेलेक्ट किया है, इनकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है, कनिष्क चौहान है, सत्विक देसवाल है, फिलिप सॉल, जितेश शर्मा, जॉर्डन कॉक्स जिसके भी बड़े पिक्चर वायरल हो रहे हैं, विराट कोहली से काफी सीख रहे हैं जॉर्डन, ये भी विकेट कीपर बैट्समैन है फ्रॉम इंग्लैंड, अभिनंदन सिंह, जॉर्ज हेजलवुड, रसिक सलामदार, भुवनेश्वर कुमार, श्वेत शर्मा, यश दयाल, नोवाल तुषारा, जेकब डफी एंड विकी ओसवाल। ये पूरी स्क्वाड है। अब आते हैं कि यार पिछले साल विराट कोहली ने एक बार फिनोमिनल सीजन था विराट कोहली का,
उन्होंने लगभग 850 लगाई, 850 वो जीती थी। तो सबसे अगर आरसीबी की बात करें, विराट कोहली स्टार्ट ना करें, विराट कोहली क्वेश्चन ये होता है कि विराट कोहली ऑब्वियसली आईपीएल अब लंबे समय के ब्रेक के बाद खेलेंगे, एक लंबा ब्रेक है, तो कैसे अपने आप को ये, डू यू सीन अगेन अ बिग सीजन कमिंग अप फ्रॉम विराट कोहलीज एंड, क्योंकि वो हंगरी नजर एज यूजुअल नजर आ रहे हैं, और कितना इंपॉर्टेंट है विराट कोहली का चलना अगर इनको डिफेंड करना है ये टाइटल? विराट कोहली का चलना मैंडेटरी है अगर आरसीबी को एक अच्छा सीजन बनाना है, और विराट कोहली इज अ वेल ऑयल्ड मशीन, तो ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं। और कुछ दिनों पहले उनके वीडियोस भी हमने देखे कि उन्होंने इंग्लैंड में अपनी तैयारी भी चालू कर ली है, और अब इतना इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो आई थिंक ही विल बी मोर देन हंग्रियर कि वापस से अपने ग्रुप में आए, एंड ही सेट्स अ वेरी हाई स्टैंडर्ड फॉर हिमसेल्फ। तो मुझे लगता है कि वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट विराट कोहली, ही विल बी सेम एज यूजुअल, ही कम इन विद लॉट ऑफ एनर्जी, और पिछले साल तो ट्रॉफी भी जीती है, तो ही वुड लाइक टू हैव अ बैक टू बैक ट्रॉफी, एंड ही विल वांट टू प्ले अ मेजर पार्ट इन डूइंग दैट। और वो मुझे लगता है कि बहुत वाइटल है, क्योंकि आपके 1 2 3 प्ले सच एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर किसी भी टीम को जीतना है तो विराट कोहली तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आरसीबी को, अगर सक्सेसफुल इस सीजन भी होना है। तो आई थिंक विराट कोहली विल बी हंग्रियर, एंड मुझे लगता है कि वही विराट कोहली वी विल गेट टू सी व्हाट वी हैव सीन लास्ट ईयर एंड सो मेनी इयर्स ऑल टुगेदर। वसीम भाई, अब पहले बॉलिंग पे आना चाहता हूँ मैं आरसीबी की, उसके बाद फिर बैटिंग डिस्कस करेंगे कि क्या बननी चाहिए, पॉसिबल 6 to 7 टॉप पे आना चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर एज अ फैन, जितने भी साल स्टार्टिंग से मैं आरसीबी फॉलो कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि लास्ट ईयर भी हमारी बॉलिंग थोड़ी सी हल्की है, लेकिन थैंक्स टू जो हेजलवुड का जो ब्रिलियंस था, क्या लीड किया उन्होंने साइड को बॉलिंग, और बोवी ने उनका साथ दिया। मान के चलो अगर हेजलवुड उस लेवल पे फिट नहीं है, तो आई डोंट सी, आपको लगता है कि ये बॉलिंग उस लायक है? बॉलिंग के ऑप्शन मुझे बहुत, भुवनेश्वर के अलावा बताइए, पेस डिपार्टमेंट ऑब्वियसली कुणाल पांड्या आपका स्पिनर अच्छा है, डू यू सी दिस बॉलिंग अटैक सर्वाइविंग फॉर 2 बैक टू बैक सीजन एंड हेल्पिंग देम विन द टाइटल? ये बॉलिंग अटैक जो देख रहे हो आप, हेजलवुड के बिना, मान लो हेजलवुड नहीं है, अगर नहीं, जॉश हेजलवुड अगर नहीं होंगे सौरभ, तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हुई नज़र आएगी उनके लिए। उनके पास जेकब डफी है, बट उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है आईपीएल का। वी हैव सीन इन दी T20 वर्ल्ड कप फाइनल ऑल्सो, ही वेंट फॉर लॉट ऑफ रन्स। नुवान तुषारा है, जो नया बॉल थोड़ा सा स्विंग करते हैं, वो यॉर्कर बहुत अच्छी डालते हैं, टिपिकल लसित मलिंगा टाइप के बॉलर हैं, तो ही कुड बी अ गुड रिप्लेसमेंट मेरे हिसाब से। अगर हेजलवुड अगर अवेलेबल नहीं है अगर कोई मैचेस के अंदर, तो आई वोंट से लाइक टू लाइक, बट नंबर 1 प्रोबेबली चॉइस इज नुवान तुषारा मेरे हिसाब से। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक, क्योंकि भूवी तो होंगे ही, भूवी विल डू हिज स्टफ। उसके अलावा आपके पास में यश दयाल है, अगेन वो भी बहुत टाइम से क्रिकेट नहीं खेला है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी रस्टीनेस दिख सकती है, क्योंकि भूवी भी बहुत टाइम से एक्टिव क्रिकेट नहीं खेले हैं। यश दयाल ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली है। रजत पाटीदार की मैं बात कर चुका हूँ। फिल सॉल्ट इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी वन, कि क्या आप उनको खिलाएं, क्योंकि ही इज़ फेनोमिनल प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ही इज़ एन एक्स फैक्टर प्लेयर, बट क्या आप उनकी जगह पे जेकब बेथल को ड्रॉप करोगे? दैट इज़ द $1 million क्वेश्चन, क्योंकि अगर हेजलवुड अवेलेबल है तो आई एम श्योर हेजलवुड विल प्ले। रोमारियो शेपर्ड भी आप उनको नहीं मिस करोगे, वो आपको चाहिए पावर पैक प्लेयर नंबर 6-7 पे, तो आपके हेजलवुड हो गए, रोमारियो शेपर्ड हो गए, आप टीम डेविड को ड्रॉप नहीं करोगे, तो फिर आपके पास सिर्फ एक चॉइस बचती है, या तो आप फिल सॉल्ट को खिलाओगे, या तो फिर आप जेकब बेथल को खिलाओगे। तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग सिलेक्शन डायलेमा फॉर द थिंक टैंक। तो मेरे हिसाब से जिस तरह का फॉर्म चल रहा है, I'll probably pick जेकब बेथल। आपके 4 फॉरेनर्स कौन होंगे आरसीबी के? वहीं से स्टार्ट करते हैं। आपके 4 जो आप इनिशियल मैचेस में जाओगे, 4 फॉरेन प्लेयर्स। जेकब बेथल, Number 1 टीम डेविड, ठीक है, रोमारियो शेपर्ड एंड हेजलवुड, जॉश हेजलवुड, ये जाएंगे, ठीक है। और आप ओपनिंग किससे कराओगे? ऑब्वियसली विराट से कराओगे, विराट विल ओपन द इनिंग। विराट एंड जेकब बेथल, विराट एंड जेकब बेथल, क्या पेयर होगा ये, सही है। नंबर 3 पे पाटीदार आ जाएगा, और आप इन पाटीदार मेरे हिसाब से मतलब मैं अगर अपनी प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 आपको बताऊं, प्लीज। तो विराट,
Jacob Bethel, Rajat Patidar and Venkatesh Iyer. I mean, you could play left and right there. अगर कोई लेफ्ट हैंडर आउट होता है तो you could send Venkatesh Iyer. कोई राइट हैंडर आउट होता है तो you could send Rajat Patidar. So that is your top 4. Tim David number 5. Jitesh Sharma is your number 6. Romario Shepherd is number 7. Wow. Krunal Pandya is 8. Bhuvi is your number 9. Yash Dayal is your number 10. And Josh Hazelwood is your number 11. And Suyash Sharma is your impact sir. तो मेरी तो जो 12 है वो ये होगी आरसीबी की। आपने ये जो टीम बोली उसे सुन के मुझे कॉन्फिडेंस आ गया एज एन आरसीबी फैन। और सीरियसली अब जो लोगों को मैं देख रहा हूँ कि 8वें नंबर शेपर्ड आ रहा, 8 पे 9 पे कृणाल पांड्या, तो बैटिंग में डेप्थ तो बहुत कमाल है। बॉलिंग अगर क्लिक कर गई साथ में तो आई थिंक वी कैन डिफेंड दिस टाइटल। तो भैया ये हो गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। वसीम भाई इज क्वाइट होपफुल कि दे विल डू वेल। अब आते हैं आपकी रणजी ट्रॉफी टीम जिसको आपने, लेकिन मुंबई इंडियंस है इसमें। अब मुंबई इंडियंस पे स्विच, और मुंबई इंडियंस पे हम लोग स्विच करते हैं। पहले तो ये बताओ आपको मिनी ऑक्शन में ये लोग जो गए, और मिनी ऑक्शन में ऐसा कुछ खास उन्होंने फेरबदल नहीं किया, इन्होंने भी अपना कोर मेंटेन किया था। इनका भी कोर पूरा मेंटेन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रदरफोर्ड, हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली कैप्टन है। आई विल स्टार्ट विद हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन सब कुछ अचीव कर चुके हैं, देखा जाए तो एज अ प्लेयर भी अचीव कर चुका। आईपीएल में जीटी गया, जीटी जिता दिया। लेकिन 1-2 साल ऐसा प्रॉब्लम आई जब रोहित शर्मा को हटा के इनको बनाया गया तो ही वॉज नॉट हिमसेल्फ। लास्ट सीजन में आपने देखा कुछ ये अपने नेचुरल एलिमेंट्स को नजर आ रहे हैं आपको हार्दिक पांड्या वापस एज अ लीडर? जी आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि जो जितना बड़ा मूव था कि उनको जीटी से लाया गया था तो वो प्रॉमिस अब तक मुझे ऐसा लगता है कि फील्ड नहीं हुआ है मुंबई इंडियंस। क्योंकि मुंबई इंडियंस उस तरह की टीम है कि दे वांट टू विन ट्रॉफीज। दे आर नॉट हैप्पी जस्ट क्वालिफाइंग, दे आर नॉट जस्ट हैप्पी यू नो कमिंग इनटू द टॉप 4 और कमिंग जस्ट इनटू द प्लेऑफ्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अनफिनिश्ड बिजनेस है। यू नो लास्ट ईयर दे वर इन द प्लेऑफ्स बट दे लॉस्ट। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के लिए और इवन मुंबई इंडियंस के लिए दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल सीजन। एंड हार्दिक वुड लाइक टू यू नो प्रूव पीपल रॉन्ग कि यू नो कि ही कैन कैप्टन एंड ही कैन विन ट्रॉफीज फ्रॉम हिज कैप्टनसी। लास्ट 2 सीजन उन्होंने कप्तानी की है लेकिन उस तरह के रिजल्ट नहीं आए जिस तरह से हम मुंबई इंडियंस से एक्सपेक्ट करते हैं। तो देयर इज लॉट टू बी lot of things on the stake for Hardik Pandya I feel, but this is a fantastic team मेरे हिसाब से, one of the powerhouse team in the tournament again। जो भी उन्होंने प्लेयर खरीदे हैं और जो उनके पास टीम है, this is a team for a successful campaign if everything goes right। you know अगर प्लेयर अच्छे फॉर्म में हैं और अच्छा खेलते हैं and they play to their potential। बुमराह is available and fit and raring to go just after the successful T20 World Cup। This is the team to beat मेरे हिसाब से। तो एक बार टीम स्क्रीन पे आपके आ रही है, मैं पढ़ देता हूँ ये करके सारे नाम। नमन धीर, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रदरफोर्ड है, हार्दिक पांड्या है, राज बावा, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश को भी लिया, मिचेल सैंडर, शार्दुल ठाकुर, दिनेश मालेवार, ये सब यंगस्टर भी लिए, रॉबिन मेन्स, रायन रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक। इनके पास भी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, इतने प्लेयर हैं, ट्रेंड बोल्ट, जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली, दीपक चाहर, मयंक मार्कंडे, रघु शर्मा, मोहम्मद सलाउद्दीन अजहर। आई विल स्टार्ट अगेन। इनके 4 मुंबई इंडियंस के कौन से फॉरेन प्लेयर आप पिक करोगे? मेरे हिसाब से मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। तो ट्रेंड बोल्ट फॉर श्योर, मिच सैंटनर नंबर 2, शर्फेन रदरफोर्ड, और नंबर 4 क्विंटन डिकॉक और रायन रिकल्टन में से एक मुझे लगता है कि उनको चूज करना होगा। ये रोहित शर्मा के साथ कौन ओपन करेगा? तो वो दोनों में से आई मीन रायन रिकल्टन हैड अ वेरी डिसेंट सीजन लास्ट ईयर, बट क्विंटन डिकॉक मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन नॉट ड्रॉप हिम। इस फ्रेंचाइज के लिए खेल चुके हैं, ही हैड अ सक्सेसफुल IPL, वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर। तो आई थिंक अगेन इनके पास भी वो डायलेमा होगा जैसे हमने आरसीबी की बात की थी। तो आइदर क्विंटन डिकॉक और आइदर रायन रिकल्टन, इनमें से एक उनको चूज करना होगा। अदरवाइज जो 3 है अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से विल जैक्स वोंट फिट इनटू द टीम बिकॉज दे हैव नमन धीर हु इज अ लाइफ फॉर लाइफ प्लेयर मेरे हिसाब से, जो ऑफ स्पिन भी डालते हैं
नीचे भी खेलते हैं, तो आई थिंक विल जैक्स प्रोबेबली विल हैव टू मिस आउट. दे हैव टू प्ले मिड सेंटर, क्योंकि मिड सेंटर बैटिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं और उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन कमाल की है. यू नो द वे ही ऑपरेट्स इन द मिडल ओवर्स, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशल. तो मिड सेंटर ट्रेंट बोल्ट, उसके बाद में शेफन रदरफोर्ड, बिकॉज यू नीड दैट पावर हाउस यू नो लोअर डाउन दी ऑर्डर नंबर 5 के ऊपर, क्योंकि ऊपर सूर्या होंगे, तिलक होंगे, तो नंबर 5 पे आपको चाहिए होगा अगेन somebody who takes on the bowling. तो शेफन रदरफोर्ड मेरी टीम में तो फॉर श्योर होंगे, और क्विंटन और रायन रिकल्टन में से. तो इनके प्लेइंग 11 में डिस्कस कर लेते हैं वसीम भाई. दीपक चाहर विद बुमराह, ऑब्वियसली दीपक चाहर प्लेइंग 11 में खेलेगा. दीपक हो गया, बुमराह हो गया. आप इनकी प्लेइंग 11 शेयर कर दीजिए अपनी, जो आप मुंबई को देख रहे हो स्टार्टिंग से. रोहित से स्टार्ट करते हैं. मेरी प्लेइंग 12, क्योंकि अभी से इम्पैक्ट Oh, yes. को इंक्लूड करके बात करते हैं, तो मेरी प्लेइंग 12 होगी रोहित शर्मा ऑब्वियसली, स्टार्ट विथ आइदर रायन रिकल्टन या क्विंटन डिकॉक, ये दोनों में से एक. उसके बाद नंबर 3 इज सूर्या, नंबर 3 इज तिलक और सूर्या, आइदर वे 3 और 4. तो दैट इज योर टॉप 4. नंबर 5 पे नंबर 3 पे होंगे सूर्या, नंबर 4 पे हार्दिक, नंबर 5 पे तिलक, और यू नो 4 और 5 आई मीन स्काई, तिलक, हार्दिक, एंड देन शेफन रदरफोर्ड, नमनधीर एट 7, मिड सेंटर एट 8, दीपक चाहर एट 9, मयंक मार्कंडे एट 10, Yes, 10. Jasprit Bumrah at 11, and Trent Bolt is your number 12. So he's obviously comes as the impact sub when obviously Mumbai will be bowling. तो ये मेरी टीम होगी. बट एक रघु शर्मा करके भी बॉलर है, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू सी हिम. वो भी बहुत अच्छे लेग स्पिनर है. मयंक मार्कंडे आई फील क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है, तो ही शुड गेट द फर्स्ट गो फॉर श्योर. और आपको 2 स्पिनर तो ज़रूरी है. आप जहाँ भी खेलो तो आपके पास ट्रेंट बोल्ट है, बुमराह है, दीपक चाहर है, उसके अलावा आपके पास हार्दिक है. तो ये आपके 4 सीमिंग ऑप्शन हो गए, सीम बॉलर के ऑप्शन हो गए. और मयंक मार्कंडे और मिड सेंटर आपके 2 स्पिनर हो गए, प्लस नमनधीर अगर आपको एक ऑफ स्पिनर की ज़रूरत है. तो यू नो देव गॉट प्लेंटी ऑफ बॉलिंग ऑप्शन. और आपकी बैटिंग नंबर 8 पे आप मिचेल सेंटनर आ रहे हैं, नंबर 9 पे दीपक चाहर है, हु इज़ द कैपेबल बैट्समैन, नंबर 9 पे. तो यू नो दैट इज़ अ पावर हाउस टीम मेरे हिसाब से. इफ दे प्ले टू देयर पोटेंशियल, दे आर अ स्कैरी टीम. तगड़ी लग रही है. अब वसीम भाई ये बताइए कि लोग फोर्ट्रेस बनाने की बात करते हैं कि इस ज़माने में राजस्थान रॉयल्स ने फोर्ट्रेस बना रखा था. शेन वॉन जब कैप्टन कोच थे, वानखेड़े में अगर आपको 7 मैच खेलने हैं, और टू बी ऑनेस्ट आप 2-3 साल से उठा के देखो, स्पिन डिपार्टमेंट इनका हल्का नजर आया मुंबई का. स्पिनर इनकी पिटाई हुई है स्पिनर्स के. मिचेल सेंटनर दिखते हैं ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन मान लीजिए हार्दिक पांड्या और कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, तो कैन वी डू समथिंग अपनी पिच के साथ. क्या कर सकते हैं? बेस्ट कंडीशन के लिए क्या होगी? हरा विकेट दें, तेज विकेट दें, जहाँ पर बुमराह दीपक को बढ़िया सी मूवमेंट मिले. क्या होना चाहिए पिच की अगर बनानी है, कि फोर्ट्रेस बनाना है वानखेड़े को, अगर क्या कैसी पिच होनी चाहिए वानखेड़े की? वैसे ही नॉर्मल या फिर कुछ करना चाहिए इनको? वानखेड़े की थोड़ी सी ट्रिकी पिच है सौरभ. आई मीन ये बात हमने वर्ल्ड कप में भी की थी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यू नो 170 180 इज़ अ गुड स्कोर जब थोड़ी पिच थोड़ी टैकी होती है. बट अदरवाइज कभी कभी ऐसा लगता है कि 230 240 भी कम हो जाएगा, जो हमने सेमीफाइनल में देखा. तो वानखेड़े के थोड़े से अलग रूप हैं विकेट्स के, तो बड़ा मुश्किल है जज करना. आई थिंक द बेस्ट जजेस के जो हमने बात भी की थी कि बैट्समैन जो शुरू में जाते हैं तो दे हैव टू जज कि भैया ये किस तरह के पीछे यहाँ पे क्या पास स्कोर है और क्या स्कोर लेके चलना चाहिए. क्योंकि यू नो ऑफ डेज में ऐसा लगता है कि 230 भी आराम से चेज हो जाएगा, और हुए भी हैं पास्ट के अंदर. और कभी कभी ऐसा लगता है कि 170 180 भी इज़ अ गुड स्कोर. तो बड़ा मुश्किल है जज करना. तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मिड सेंटर ऑब्वियसली प्लेज सच एन इम्पॉर्टेंट रोल. उसके अलावा अगर आपके पास एक रिस्ट स्पिनर है जो मयंक मार्कंडे की हमने बात की है, और उसके बाद आपके पास एक रघु शर्मा भी है, तो यू नो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पिच अगर आपके पास इस तरह की बॉलिंग है थोड़ी सी, जो रिस्ट स्पिनर है और मिड सेंटर जैसे एक्सपीरियंस बॉलर है, तो आई फील जैसा भी पिच हो दे विल फाइंड अ वे. मयंक मार्कंडे के लिए आई फील थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि पीपल नो
how he operates. So he'll have to find a way. But he's been around in the IPL for a long time. Bowlers के लिए, spinners के लिए बड़ा challenging ground. But I feel you need to have two spinners, irrespective of किस तरह की विकेट हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 4 सीमिंग ऑप्शन हैं, इंक्लूडिंग हार्दिक. तो आपके पास 2 अच्छे स्पिनर हैं, प्लस आपके पास नमनदीर है. तो अगर किसी का ख़राब दिन जाता है, किसी को मार पड़ती है, तो ये है मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल. तो वसीम भाई, ये मुंबई इंडियंस के लोग, हम लोगों ने यहाँ पर रैप कर लिया, मुंबई इंडियंस को भी कर लिया, लेकिन मुंबई इंडियंस के कप्तान के बारे में बात आपसे करना बनता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के कप्तान जो हार्दिक पांड्या हैं, उनकी क्लिप वायरल हो रही है जहाँ पर आपका मेंशन हुआ है. उन्होंने आपको आपका फेवरेट क्रिकेटर बोला है. हार्दिक पांड्या से पूछा गया अभी रिसेंटली अवार्ड फंक्शन में, पूरे हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में लोग शेयर कर रहे हैं कि भैया वसीम जाफर फेवरेट है हार्दिक पांड्या के, और लोग ऐसे ऐसे क्लिप भी डाल रहे हैं कि भैया आज की जनरेशन को वसीम जाफर के बारे में मालूम नहीं, रिकॉर्ड शेयर कर रहे हैं आपका. हार्दिक को आपने फर्स्ट टाइम कब देखा था, एंड व्हाट वर योर फर्स्ट इंप्रेशन? हार्दिक को एक्चुअली इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम, यू नो, कि उन्होंने मेरा नाम लिया है. ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करते हो कि यू नो बहुत कोई बड़े प्लेयर का नाम लेंगे जो इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत भाई पढ़े रहे हो, वही जिसने 100 टेस्ट मैच खेला है, जिसने 10 रन प्लस रन बनाए हैं. तो यू एक्सपेक्ट समबडी कि वो उनका नाम ले, बट नाइस ऑफ हिम. हाँ, तो मुझे याद है कि पहली बार मेरी मुलाकात उनसे 2014 या 15 का सीज़न था, रणजी सीज़न, और हमारा मुंबई का मैच बड़ौदा के साथ था, और बड़ौदा में हम लोग मैच खेल रहे थे. और इरफान और यूसुफ मुनाफ ये हमारे सामने खेल रहे थे. मैं वो मैच खेल नहीं रहा था, मैं वो मैच इंजर्ड था. तो आई ट्रैवल्ड विद द टीम. दैट वाज माय लास्ट सीज़न विद मुंबई. उसके बाद मैं विदर्भा शिफ्ट हो गया था. तो आई रिमेंबर हम इरफान के घर पे गए थे डिनर करने के लिए, और मेरी पहली बार मुलाकात वहाँ पर हुई थी. हार्दिक से भी और कृणाल से भी, दोनों आए हुए थे वहाँ पर. और इरफान ने मुझे कहा था कि इससे मिलो, ये हार्दिक ये बहुत जल्दी खेलने वाला है. एंड आई थिंक उस सीज़न ही वो IPL में पिक हुए थे. मुंबई इंडियंस ने उनको उसी सीज़न पिक किया था. तो इरफान ने मुझे कहा था कि ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, बहुत आपको मानता है. एंड ही हिमसेल्फ हार्दिक सेड कि मैं आपकी बैटिंग बहुत देखता हूँ और मुझे बहुत आपका खेलने का अंदाज़ पसंद है. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर कि इरफान के घर पे हम मिले थे, हार्दिक और कुणाल को. एंड दैट वाज द टाइम ही स्टार्टेड. वो मैच में भी उन्होंने शायद कुछ रन बनाए थे. ही कुडंट बॉल बिकॉज ही वाज इंजर्ड, बट आई थिंक 50+ रन बनाए थे. सो दैट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम, बिकॉज मुझे याद है इस बार भी उन्होंने कहा, इससे पहले भी शायद कहीं उनसे पूछा गया था, तब भी उन्होंने मेरा नाम लिया था. तो इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम कि यू नो वो अभी भी इतने बड़े लोगों के सामने, इतने बड़े यू नो स्टार्स के सामने वो मेरा नाम लेते हैं. और उसी वजह से शायद इतना न्यूज़ बन गया है कि ये वसीम जाफर है कौन, क्योंकि बाकी सारे नाम तो बहुत लोग सुनते हैं, बट वसीम जाफर शायद लोगों को इतना मतलब याद नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी शायद ज़्यादा पहचान फर्स्ट क्लास क्रिकेट से है, रणजी ट्रॉफी से है. मैंने खेले हैं 30-32 मैच इंडिया के लिए, बट मेरी ऐसा लगता है कि पहचान ज़्यादा थोड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ज़्यादा है. तो इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम टू से दैट ऑन दैट स्टेज. हार्दिक एक समय टेस्ट मैचेस भी खेलते थे वसीम भाई. डू यू थिंक उनकी बॉडी उस लायक नहीं बची थी, और डू यू मिस हिम इन टेस्ट क्रिकेट? क्योंकि जिस तरह की पेडिग्री ऑफ ऑलराउंडर था वो, बैट से बॉलिंग भी, मैचेस में इंग्लैंड में भी जिताया टेस्ट मैचेस, आई थिंक बॉल से भी क्या बॉलिंग करी थी. तो क्या बॉडी ने साथ नहीं दिया? अदरवाइज लगता था ये टेस्ट मैचेस में भी खेल सकता था लंबे समय इंडिया के लिए, वो पेडिग्री थी इसके पास. नहीं, वो पेडिग्री तो उन्होंने दिखाई भी थी. somebody who's got 100 in test cricket and he also got 5 wickets. इंग्लैंड में एक 6 विकेट का हॉल लिया था, वो टेस्ट मैच इंडिया ने जीता था. तो उनके पास वो पेडिग्री तो थी. ही कुड हैव बिकम वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बॉडी ने उतना साथ नहीं दिया. वो बैक की जो सर्जरी हुई उसके बाद में आई डोंट थिंक द बॉडी अलाउड हिम टू बॉल दैट मेनी ओवर्स एज अ फास्ट बॉलर. एंड टू प्ले हिम जस्ट एज अ बैट्समैन थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस तरह की पेडिग्री हमारे बैट्समैन की है, फॉर हिम टू प्ले जस्ट एज अ बैट्समैन इन टेस्ट टीम वो थोड़ा सा मुश्किल था. क्योंकि अगर वो खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में, सो देन ऑब्वियसली ही हैज़ टू बॉल
some overs as a fourth seamer. बट शायद उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी, या अगर वो उतना वर्कलोड अपनी बॉडी पे डालते तो मे बी वाइट बॉल क्रिकेट उतना नहीं खेल पाते या T20 नहीं खेल पाते. तो ही हैज़ टू sacrifice one format, which is understandable, क्योंकि अब इतनी क्रिकेट हो गई है और टेस्ट क्रिकेट डिमांड्स लॉट ऑफ वर्क ऑन योर, लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी, स्पेशली एज अ फास्ट बॉलर. एक ऑलराउंडर होना और फिर फॉर्मेट खेलना बड़ा मुश्किल काम है. इट्स नॉट ईजी. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न आई फेल्ट ही हैज़ टू गिव अप. अदरवाइज तो उनके पास सारी वो क्वालिटी थी कि ही कुड हैव बैटेड एट नंबर 6 or 7 and played as a fourth seamer or probably third seamer at some places, और even इंडिया में एज a second seamer भी खेल सकते थे जहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही सीमर खिलाने हो. बट अनफॉर्चुनेटली वो उतना लंबा नहीं खेल पाए जितना उनको खेलना चाहिए था. जाते जाते जब आपको पहली बार मिले थे वो इरफान पठान के घर पे हार्दिक पांड्या, तब भी स्टाइल वैसी थी, कॉन्फिडेंस वैसे ही था क्या? श्रीकम तो नहीं चबा रहे थे उस जमाने में भी, चेहरे में लटकी थी, उस टाइम ऐसा नहीं था? नहीं उस टाइम नहीं, तो बट यू कुड सी दैट कॉन्फिडेंस नहीं, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं. ये ऑलवेज, बट आप जैसे जैसे खेलते हो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है. बट वो थोड़ा सा ब्रावाडो जो होता है वो तो था उनके पास. यू कुड सी के he had a belief in himself, and then उस जैसे मैंने कहा कि उसी सीजन he got picked in the Mumbai Indians, and then बहुत ये किस्मती की बात होती है कि he went into the right franchise. मुंबई इंडियंस में गए and within no time he showed what he had. बड़े important stages में रन बनाए, परफॉर्मेंस किया, and then he within no time he played for India. तो वो उनके पास वो बिलीव तो था पहले से, इसमें कोई शक नहीं है. यू कुड मेक आउट कि क्योंकि बैटिंग मुझे याद है वो मैच में उन्होंने नंबर 3 पे बैटिंग की थी रणजी ट्रॉफी के अंदर. तो ही वॉज प्लेइंग एज अ बैट्समैन, क्योंकि बॉलिंग तो डाली नहीं थी. इरफान थे, मुनाफ था, तो ही वॉज प्लेइंग प्योरली एज अ बैट्समैन. तो बात करने से तो समझ में आ रहा था कि ही हैड अ बिलीव इन हिमसेल्फ, नो डाउट. तो नो सरप्राइजेस, how much he has achieved so far and lot more to go. बिल्कुल. तो वसीम भाई, इनफैक्ट जाते जाते वी हैव लाइक डिस्कस दीज 2 टीम्स. अब हम लोग नेक्स्ट में अलग 2 टीम डिस्कस करेंगे. और हु इज़ योर फेवरेट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम? ऑलराउंडर बात कर रहे हैं. और कपिल देव की ग्रेटनेस वसीम भाई किस लेवल की हुई? कपिल देव मुझे सडनली याद आ गया, आपने बोला ना कि इंजरी की वजह से छोड़ना पड़ा, इतना लंबा करियर स्पैन होना. कपिल देव की ग्रेटनेस में मैं चाहता हूँ आप बोलो, और आज की जनता ये जाने कि कपिल देव निखन जैसा क्रिकेटर, फिट क्रिकेटर इंडिया ने पैदा नहीं किया जितने वो फिट थे. हम लोग विराट कोहली के बारे में बात करते हैं, लेकिन इतने टेस्ट मैचेस आज तक, उनका रिकॉर्ड शायद आज तक है सबसे ज़्यादा लगातार टेस्ट मैच खेलने का. आप कपिल देव के बारे में कुछ बताओ आज की जनरेशन को, बिफोर वी रैप दिस अप, बीइंग एन ऑलराउंडर. नहीं, आई मीन बोलने की क्या ज़रूरत है. आई मीन आप उनके रिकॉर्ड्स देख लो. यू जस्ट हैव टू सी कि 130 प्लस टेस्ट मैचेस खेले हैं, 434 विकेटें, 5000 प्लस रन सीरीज. और जैसे आपने कहा कि 90 ऑन द बाउंस है वसीम भाई साहब. 90-95 टेस्ट मैच ऑन द बाउंस है विदाउट टेकिंग अ ब्रेक. एक बार भी नहीं है इंजरी से कभी बाहर हुए. उस लेवल पे फिटनेस थी. नहीं, बिल्कुल. आई मीन मुझे लगता है कि इंडिया के डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स है. आई मीन अगर हम टॉप 4 या 5 क्रिकेटर निकालेंगे तो कपिल देव जी तो डेफिनेटली उसमें ऑन टॉप ऑफ द चार्ट होंगे. क्योंकि एक ऑलराउंडर होके खेलना, खास करके वैसा ऑलराउंडर जो 100 भी बना सकता है, जो 5 विकेटें 10 विकेटें भी टेस्ट मैच में ले सकता है, एंड इज डन दैट सो मेनी टाइम्स. और इतनी लॉन्जेविटी एज अ फास्ट बॉलर, राइट फ्रॉम आई थिंक 78 में शायद उन्होंने डेब्यू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वहाँ से लेके 92 तक, 94 तक इनफैक्ट, हाँ राइट, वहाँ तक खेलना तो मतलब कमाल की बात है. कपिल देव अकेले ऐसे फास्ट बॉलर थे, ऐसा नहीं था एक स्टेज पे तो मतलब वो अकेले फास्ट बॉलर थे, सामने से कोई ऐसा नहीं था. बाद में ऑब्वियसली श्रीनाथ आए, मनोज प्रभाकर आए, बट उस पेडिग्री के फास्ट बॉलर के जो 135 140 पे डालते हों, तो ही वॉज सारा लोड तो उनके ऊपर था. या तो फिर कोई स्पिनर विकेटें निकाले, बट अदरवाइज इंडिया से बाहर विकेटें निकालना है किसी फास्ट बॉलर का तो उन्हीं की तरफ देखा जाता था. तो सिंगल हैंडेडली इज
टेकन द नेशन ऑन हिज शोल्डर्स, और कितनी कमाल की पारियां खेली, कितनी कमाल की परफॉर्मेंसेस की है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वेस्ट इंडीज़ के सामने। और कमाल कैसी टीमें होती थी वेस्ट इंडीज़ की तो उस टाइम में, एंड देन टू विन एज द फर्स्ट वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन ऑल्सो, यू नो वो 175 की पारी कितनी बार हम सुन चुके हैं। तो यू नो ही इज बीन अ फेनोमिनल प्लेयर, यू नो। और वर्ल्ड क्रिकेट मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त बहुत लकी थे कि कपिल देव इंडिया में थे, इयन बोथम इंग्लैंड में थे, इमरान खान पाकिस्तान में, उसके बाद रिचर्ड हैडली। तो यू नो वर्ल्ड क्रिकेट में 4 ऐसे दिग्गज ऑलराउंडर थे कि दे कुड विन द गेम बोथ एज अ बॉलर एंड बोथ एज अ बैट्समैन ऑल्सो। आई मीन जो अभी बहुत कम देखने को मिलता है। ऑब्वियसली क्रिकेट भी उतना बहुत ज़्यादा हो गया, टीम फॉर्मेट हो गए। उस वक्त क्रिकेट इतना कैलेंडर इतना टाइट नहीं होता था, बहुत आपको टाइम मिलता था रिकवरी के लिए और इंजरी के लिए। ऑब्वियसली उतनी मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी नहीं थी उस दौर में। उस वक्त के अलग चैलेंजेस थे, आज के थोड़े अलग चैलेंजेस है। बट आजकल का कैलेंडर इतना टाइट हो गया है कि यू नो बड़ा मुश्किल है एक पास ऑलराउंडर को सस्टेन करना अपने आप को, कि वो टेस्ट मैचेस में 20-25 ओवर भी डाले और फिर एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन करे। बहुत रेयरली हमको अब देखने को मिलता है। बेन स्टोक्स प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है इज़ द लास्ट वन। अदरवाइज तो आई डोंट सी कि वो पेडिग्री का कोई ऐसे ऑलराउंडर हमको देखने को मिला है आफ्टर बेन स्टोक्स। और वसीम भाई इमेजिन करिए ये प्लेयर आज के दौर में होते आईपीएल ऑक्शन में कितने रुपए में जाते। सीरियसली मैं तो वो सोचता हूँ कभी कभी। आई मीन एनी प्लेयर जो आपको 4 ओवर डाल के दे सकता है और आपको नंबर यू नो 6 या 7 पे बैटिंग करके मैच जिता सकता है, तो वो तो प्राइसलेस है। टीम तो ढूंढती है ऐसे प्लेयर्स को कि भैया आपको 4 ओवर में एक बॉलर भी आपको मिल जाए, एक आपको बैट्समैन मिल जाए। और यू नो एंड्रे रसेल वाज वन ऑफ देम, एटलीस्ट शॉर्टर फॉर्मेट में। बेन स्टोक्स की हम बात कर चुके हैं, हार्दिक है ऑब्वियसली वन ऑफ देम। तो T20 में तो उस तरह के प्लेयर्स आपको चाहिए होते हैं कि जो आपको दोनों चीज़ करके दे। तो you know, आपको वो बैंक तोड़ना पड़ता है वैसे प्लेयर्स के लिए। सीरियसली प्राइसलेस। और आई थिंक जितनी भी यंग जनरेशन है वो भी कपिल देव के बारे में एक बार फिर से रिविजिट करो, कितने ग्रेटेस्ट थे वो। इनफैक्ट विजडन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी इनको मिल चुका है अराउंड 2004-05 में। वसीम भाई नेक्स्ट हम लोग करेंगे ऐसी टीम, लाइक नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे पंजाब किंग, जिसके आप कोचिंग स्टाफ में रह चुके, बैटिंग कोच रह चुके हैं, और आप टीम पिक करिए दूसरी पंजाब एंड किसको करें साथ में। और हम करते हैं SRH को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 टीमें मेरी टॉप 4 टीमें हैं। ये 4 तो हमने कर दी, जो अभी 4 हमने करनी। जी 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 मुंबई इंडियंस, RCB, SRH और पंजाब, ये मेरी 4 टीमें हैं जो मैं देखता हूँ कि प्लेऑफ्स में जाएगी। ये मेरी प्रेडिक्शन है। तो पहले हम ये अगले 2 पंजाब और SRH को निपटाते हैं। बिल्कुल। आप लोग भी बताओ अपने, आपकी 4 फाइनलिस्ट कौन होने वाली हैं, लाइक सेमीफाइनलिस्ट, लास्ट 4 कौन सी होने वाली, कमेंट करके बताना। जो भी क्वेश्चन है वसीम भाई से पूछना, क्योंकि नेक्स्ट सेशन हम लोग आप जल्दी आईपीएल से पहले हम लोग मेक श्योर करेंगे कि सब टीम का 10 टीमें हैं, तो अभी 8 टीमें रह गई हैं, तो एक एक करके हर टीम पे आएंगे। वी आर डूइंग 2 टीम एट अ टाइम। ठीक है वसीम भाई? बिल्कुल। लेट्स डू दिस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू सून। वसीम भाई हैप्पी ईद पहले से बोल दिया मैंने आपको, ईद मुबारक पहले से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सी यू सून।